हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम एम पी पी सी एस जे का 2006 का पेपर सॉल्व करेंगे। 100 क्वेश्चन इसके अंदर हैं और अगर आप मेरे साथ लगातार कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व तो अभी तक आपको काफ़ी क्वेश्चन जो है एकदम रट गए होंगे और ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन लेते हुए। वारंट केस हैज़ बीन डिफाइंड एज ए केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। तो कितने टाइम तक के लिए कह रहे हैं कि वारंट केस जो होता है, वारंट केस कहाँ डिफाइन किया गया है 2x, और मैंने इसकी आपको जो है ट्रिक बताई थी किस तरीके से हम सेक्शन 2 के अंदर सीआरपीसी के अंदर डेफिनेशन दी गई हैं उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो वारंट केस जो है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 की क्लोज एक्स के अंदर। उसमें बताया गया है कि ये केस होता से रिलेटेड होता है जिसमें कि ऑफेंस जो होगा का जो पनिशेबल होगा वो या तो डेथ से होगा या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। तो कितनी टाइम की तक जो है सज़ा की बात हुई है यहाँ पर, तो टर्म की बात हुई है एक्सीडिंग 2 ईयर, 2 साल से ज़्यादा की जब जिसमें सज़ा होगी वो किसके अंदर आएंगे, वो सारे ऑफेंस आते हैं वारंट केस के अंदर। 2 साल से कम होते हैं वो समन केस के अंदर। Offense of Indian Penal Code other than mentioned in section 320 of CRPC are not compoundable, compoundable with the permission of court, compoundable by the court of session, compoundable by the high court. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें पता है कि सीआरपीसी के सेक्शन 320 के अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है। तो इसका जो सेक्शन 320 का जो सब सेक्शन 9 है वो ये कहता है कि ऑफेंसेस जो सेक्शन के अंदर नहीं बताए गए हैं कि कौन कौन से कंपाउंडेबल हैं वो सभी नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो ऑफेंसेस जो इंडियन पिनल कोड में हैं लेकिन वो 320 के सीआरपीसी के सेक्शन में मेंशन नहीं किए गए। 320 किसके बारे में बात करता है, कंपाउंडेबल के बारे में। तो जो वहाँ पर मेंशन नहीं किए गए वो नॉन कंपाउंडेबल होंगे। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन 164 सीआरपीसी प्रोवाइड्स ए स्पेशल प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ। तो क्या रिकॉर्डिंग के लिए जो है सेक्शन 164 कहता है, इसमें कन्फेशन भी होते हैं और स्टेटमेंट्स भी होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बनाए जाते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि इन स्टेटमेंट इन कन्फेशन को कौन रिकॉर्ड करता है, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, या तो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तब, या फिर उसके बाद में, या फिर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या ट्रायल से पहले। तो जो वकालत कर रहे हैं उनको पता है कि 164 के बयान एक बार रिकॉर्ड हो जाएं तो केस जो है वो हमारा पक्का हो जाता है। When investigation cannot be completed within 24 hours, the largest period for which an accused can be remanded to police custody is। तो अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो रिमांड पे रखने का पुलिस को कितना अधिकार है, मतलब पुलिस कस्टडी में एक व्यक्ति जो है रिमांड पे रहता है कितने लंबे टाइम तक, मैक्सिमम कितने लंबे टाइम तक, 15 डेज तक रह सकता है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 1 घंटा तो जाएगा ही। अगर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ, ऑप्शन पढ़ूंगी तो और लेंदी हो जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि इसका आंसर है 15 डेज। और इसमें जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन लगेगा 167। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर कस्टडी जो है वो कैसी कह रहे हैं कि 15 दिन तक मैक्सिमम जो है बंदे को रख सकते हैं, कहाँ, पुलिस कस्टडी में। If a magistrate administers oath before recording the confession of an accused, the confessional statement is। तो अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है बंदे को उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले, एक्यूज्ड के कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले अगर उन्हें एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ को, तो इसका मतलब कन्फेशनल स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, गुड इन लॉ एंड एडमिसिबल इन एविडेंस, बैड इन लॉ एंड एडमिसिबल इन एविडेंस। तो इसका मतलब हो जाएगा गुड इन लॉ है और एडमिसिबल इन एविडेंस हो जाएगा, और इसके अंदर भी चलेगा 164 सेक्शन। ठीक है, फिर आगे आ जाइए क्योंकि कन्फेशन का स्टेज वही सेक्शन है हमारा। फिर आता है व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज। अगर 60 दिन या 90 दिन का जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, एज अ केस मे बी एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑन एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ही इज प्रिपेयर टू एंड डज फर्निश्ड बेल, द अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू बी। और जो है इंक्वायरी पूरी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है ना, तो 90 डेज, अगर केस का जो टाइम पीरियड था, प्रेस्क्राइब पीरियड जो था इन्वेस्टिगेशन का वो 90 डेज था तो 90 डेज, 60 डेज था तो 60 डेज। इन दोनों टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो एक्यूज जो कस्टडी में है, ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब 90 डेज खत्म होने, 60 डेज खत्म होने के बाद क्या होगा, अगर वो प्रिपेयर करता है, फर्निश करता है बेल को, तो एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, एक्विट कर दिया जाएगा या बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के द्वारा, या कंसर्निंग मजिस्ट्रेट करेंगे। तो कौन करेंगे, इसमें आता है जो रिलीज होगा बेल पे वो कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के द्वारा हो जाएगा। 167। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी whom ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तब तक तो रट गया होगा कि हर पेपर में 125 तो आता ही है। वाइफ हर सेल्फ अर्निंग मनी,
ये क्लेम नहीं कर सकती है। ठीक है, इसमें लिखा हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, तो अपने हस्बैंड से कौन क्लेम जो है नहीं कर सकती। वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, वुमेन हु हैज़ बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, वुमेन हु हैज़ obtained डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, जिसने डिवोर्स ले लिया है और मैरी नहीं किया है, जिसने डिवोर्स ले लिया है एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, ये डिवोर्स्ड फ्रॉम हर हस्बैंड ले लिया और जो है अभी उसने रीमैरी नहीं किया, या वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, ये इसके अंदर आएगा 7 के अंदर, ऑप्शन हो गया हमारा बी। तो ठीक है, अगर वो इसमें हमें पता है जो हमारा 125 का सबसेक्शन 4 यही कहता है कि अगर वो जो है अपनी मर्जी से म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो अलग रह रही है तो फिर वो जो वाइफ है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती। जुरिस्डिक्शन टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 438 इज ऑफ CRPC, मैंने आपसे कल पूछा था, भाई बताइए 438 के अंदर एंटिसिपेटरी बेल कौन दे सकता है, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या दोनों। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी बनता है, दोनों के दोनों दे सकते हैं। क्या हाई कोर्ट और कोर्ट्स ऑफ सेशन दोनों के पास पावर है एंटिसिपेटरी बेल देने की। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ CRPC रिजल्ट्स इन दैट क्रिमिनल केस, अगर कोई जो ऑफेंस है वो कंपाउंड हो जाता है तो उसका क्या मतलब होता है, एक्विटल ऑफ एक्यूज इसका मतलब होता है। ऑप्शन पहला ही सही है, जब भी कोई ऑफेंस कंपाउंड होता है इसका मतलब ये होता है कि सेटलमेंट हो गया है एक्सक्यूज्ड पर्सन के बीच में और विक्टिम के बीच में, तो जो पर्सन होगा सेटलमेंट हो गया तो उसको एक्विटल कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर आता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ए टर्म मोर देन 3 years इम्प्रिजनमेंट, तो जहाँ पर 3 साल से ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट है उस केस में जो है जो लिमिटेशन पीरियड है कॉग्निजेंस लेने का कितना होगा, मतलब पनिशमेंट कितना है ऑफेंसेस में 3 साल से ज़्यादा, तो कितने दिन के अंदर अंदर हमें जो है लिमिटेशन कितनी है कि कॉग्निजेंस लेना होगा। इसके ऑप्शन है 90 days, 1 year, 3 days, नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब, तो डी इसका ऑप्शन है, नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब जब नो मोर देन 3 years है। और इसका सेक्शन जरूर देख लेना 468। ए डिस्प्यूट हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव, तो अगर कोई हैंड राइटिंग डिस्प्यूट है मतलब पता नहीं किसकी है तो उस केस में किसे क्या होगा उसका, बाय कॉलिंग एन एक्सपर्ट, हाँ, बाय एग्जामिनिंग ए पर्सन एक्विंटेड विद द हैंड राइटिंग ऑफ द राइटर ऑफ द क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, जिसको भाई राइटिंग का पता उसे बुला लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे एडमिटेड और डिस्प्यूट डॉक्यूमेंट का, हाँ, तो इसका ऑप्शन आ जाता है ऑल ऑफ द अबव, इसके सारे ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, इन रिलेशन टू ए कोर्ट क्वेश्चन द एडवर्स पार्टी, तो जब भी जब बात करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन की, कोर्ट क्वेश्चन ही क्रॉस क्वेश्चन है, द एडवर्स पार्टी हैज़ अ राइट टू क्रॉस एग्जामिन एज ए मैटर ऑफ राइट, कैन क्रॉस एग्जामिन ओनली विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, हैज़ नो राइट टू क्रॉस एग्जामिन, या कैन मेक एनी ऑब्जेक्शन एज ए मैटर ऑफ राइट। तो जब भी हम क्रॉस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो यहाँ पर होगा उसे जो है एडवर्स पार्टी को राइट है क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, तो पहला इसका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एविडेंस मींस एंड इंक्लूड, एविडेंस के अंदर क्या चीज़ आती है, ऑकुलर एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री या दोनों चीज़ें, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, ओरल भी और डॉक्यूमेंट्री भी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो बाहर और भी जुडिशरी मतलब MPPCJ में अभी तक हम जितने सॉल्व कर रहे हैं उनमें शायद ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, बट और जगह आता है ये, ठीक है। कैरिकेचर, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ट और फोटोग्राफ्ट, मैप एंड इंस्क्रिप्शन और स्टोन, तो सब कुछ इसके अंदर आता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या ये आएगा डॉक्यूमेंट, हमने कहा कि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, तो डॉक्यूमेंट का सेक्शन हमारे पास है 3। अब आता है कंटेंट्स ऑफ, नहीं, डॉक्यूमेंट्स का जो हमारा सेक्शन है वो डेफिनेशन की हमारी बात हो रही है, वो डेफिनेशन में हमारा आ जाएगा 3। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी प्रूफ, तो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट कैसे प्रूव हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी प्रूव, तो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट कैसे प्रूव होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस के थ्रू, प्राइमरी एविडेंस के थ्रू, इसका सही उत्तर है दोनों के थ्रू प्रूव हो सकते हैं। अंडर सबसेक्शन 5 क्लोज C of section 65B and in Indian Evidence Act, a computer output shall be taken to have been produced by a computer, तो क्या माना जाएगा जो कंप्यूटर आउटपुट आएगा, वेदर इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डायरेक्टली, वेदर इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मीन्स ऑफ एनी अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, वेदर इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय इट डायरेक्टली और विद और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन बाय मीन्स ऑफ एन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, whether it was produced by directly or by means of any appropriate document, तो इसका सही उत्तर होगा whether it was produced by directly, चाहे डायरेक्टली प्रूव हो चाहे फिर अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट के थ्रू प्रूव हो, प्रोड्यूस हो, कैसे भी हो जाए वो मान लिया जाएगा कि वो जो है क्या है, वो कंप्यूटर आउटपुट है। एडमिशंस राइटिंग में होने चाहिए, ओरल होना चाहिए या दोनों होने चाहिए, तो ऑप्शन इसका सी सही है, दोनों हो सकते हैं, ओरल में भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है।
एडमिशन। फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज इंक्लूड्स, तो जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है वो क्या होते हैं? फैक्ट्स विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट और बिफोर द हियरिंग, स्टेटमेंट्स मेड ऑन ओथ, एनी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट्स मेड इन प्लेंट और इन रिटन स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय एफिडेविट। फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या होते हैं? फैक्ट्स विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट और बिफोर द हियरिंग, तो जो पार्टीज अग्री कर लेती हैं, सेक्शन 58 कहता है या तो हियरिंग से पहले या हियरिंग पर, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट ए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग, तो कोई अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर करना जरूरी है तो हमें पता है एक विटनेस बुला लो, काम चल जाएगा, सेक्शन 68 कहता है। ड्यू एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, तो अगर 30 साल से ज़्यादा का कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको एग्जीक्यूशन मानना है, तो कैसे होगा? अगर कोई आता है जो है एक प्रॉपर कस्टडी से आता है कोई 30 ईयर्स ओल्ड पुराना डॉक्यूमेंट, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होगा, रेबुटल होगा, इरेबुटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स इन लॉ बोथ हो जाएगा। तो इसमें रेबुटल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब रेब्यूट अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है कि हाँ जो है, वरना मान लिया जाएगा कि वो ठीक है डॉक्यूमेंट। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में? ऑन प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो बेसिकली किसके ऊपर होता है? जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको एक्यूज का गिल्ट जो है प्रूफ करना होता है। तो लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग, लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन बताओ फटाफट, लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन है, फटाफट बताओ फटाफट, 143, ठीक है। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन कैन नॉट बी आस्क्ड इन एनी सर्कमस्टांसेस। लीडिंग क्वेश्चन का सेक्शन बताना मुझे, 143 है, 141 है, ठीक है। और लीडिंग क्वेश्चन किसके अंदर पूछा जा सकता है? एग्जामिनेशन चीफ में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, री एग्जामिनेशन में, या किसी भी सर्कमस्टांस में पूछा नहीं जा सकता। तो लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछा जाता है। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट शैल अप्लाई टू सच अकोमोडेशन, जो प्रॉपर्टी होती है गवर्नमेंट की या फिर लीगल अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होती है जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा ओन की जाती है, यहाँ पर एग्जाम्पशन है गवर्नमेंट के द्वारा, या विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर इट वाज लेट फॉर ए कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसे 6 महीने के अंदर अंदर जो है जिस पीरियड के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिसके लिए यूज़ करना था नहीं किया, तो वो अकोमोडेशन के अंदर आ जाएगा। तो इसका सेक्शन 23 कहता है इसका जो क्वेश्चन हमारा कहता है एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट शैल अप्लाई टू सच अकोमोडेशन विच हैज़ नॉट बीन यूज्ड without reasonable cause for which it was let for a continuous period of 6 months. After a notice of demand for arrears of rent has been served on tenant, अगर जो tenant के ऊपर arrears of rent का notice सर्व कर दिया गया तो उसको या तो पे करना होगा या टेंडर करना होगा arrears of rent को अपने आप को बचाने के लिए eviction से कितने दिन के अंदर अंदर उसे रेंट जो है करना पड़ेगा। तो उसका सही उत्तर है, याद रख लेना, 2 महीने के अंदर अंदर खुद को eviction से बचाने के लिए देना पड़ेगा। Tenant may be evicted on the ground of bona fide need of landlord for residential purpose but the need does not extend to, तो वो मांग सकता है, बोनाफाइड नीड है उसकी, अगर जो उसके इसीलिए मतलब रहने के लिए चाहिए उसके, तो वो मांग सकता है। लेकिन अगर उसके सन की नीड हो, दूसरे फैमिली मेम्बर्स की हो, नीड ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट अकोमोडेशन इज हेल्ड, नीड ऑफ एनी अदर टेनेंट पेइंग मोर रेंट, तो इसका बहुत ही ऑप्शन सरल सा है इसका, कोई और टेनेंट अगर ज़्यादा पैसे दे रहा है उसकी नीड की वजह से मांग रहा है तो फिर वो नहीं खाली इविक्शन नहीं करवा सकता। For a construction which has materially altered the accommodation to the detriment of the landlord's interest or is likely to diminish its value substantially by the tenant, तो फिर कह रहे हैं कि अगर एक कोई कंस्ट्रक्शन करता है टेनेंट, उससे क्या होगा, जो अकोमोडेशन की जो सिचुएशन होगी वो या तो चेंज हो जाएगी या फिर इस तरह से चेंज होगी कि वो लैंडलॉर्ड का जो इंटरेस्ट होगा उसको नुकसान पहुंचाएगा या इसकी वैल्यू को ख़त्म कर देगा प्रॉपर्टी की। तो उस केस में ओरल परमिशन लेना काफ़ी होगा, रिटन परमिशन ज़रूरी है, परमिशन रेंट कंट्रोल अथॉरिटी से चाहिए या कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन है रिटन परमिशन लैंडलॉर्ड की होनी ज़रूरी है। In case of eviction on the ground of bona fide need for residential or non-residential accommodation, the landlord cannot obtain possession of accommodation before, तो जब उसको eviction कर रहा है वो bona fide need पे रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल किसी भी accommodation के लिए, तो लैंडलॉर्ड accommodation नहीं ले सकता। कब से पहले नहीं ले सकता? 2 मंथ से पहले नहीं ले सकता। पहले भी किया है क्वेश्चन। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट कैन बी टेकन, तो कौन लेगा कॉग्निजेंस? ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, कौन लेगा भाई? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेते हैं जो एमपी अकोमोडेशन में उनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर रहती है।
Which of the following is incorrect statement? Tenant can sublet the whole or any part of the accommodation held by him as a tenant with the previous consent in writing of landlord. लैंडलॉर्ड परमिशन दे दे तो सबलेट कर सकता है वो, ठीक है. टेनेंट कैन ट्रांसफर और साइन हिज राइट्स इन द टेनेंसी और एनी पार्ट देयर ऑफ विद द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड रिटर्न में दे दे तो टेनेंट क्या करेगा, अपने राइट्स को ट्रांसफर कर देगा टेनेंसी के अपने पार्ट को, ठीक है. सबलेट भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है. फॉर सबलेटिंग द प्रीवियस कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड हैज टू बी टेकन इन राइटिंग, इट इज ए मैंडेटरी प्रोविजन. हाँ जी. फिर ए लैंडलॉर्ड शैल क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सम as premium of for giving his consent to subletting the accommodation held by the tenant. ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. इसका तो ऑप्शन हो गया ये वाला सही. नेक्स्ट आइए, स्टैंडर्ड रेंट में भी फिक्स्ड बाय. तो स्टैंडर्ड रेंट कौन फिक्स करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है जो स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करती है. Where a landlord recovers possession of any accommodation from the tenant in pursuance of an order made under clause E of clause 1, clause F of subsection 1 of section 12 Accommodation Control Act, the landlord shall not accept with the permission of rent control authority obtained in the prescribed manner the accommodation within. तो कह रहे हैं कि जब उसको चाहिए पोजेशन रिकवर कर रहा है वो अकोमोडेशन की टेनेंट से, इन क्लोजेस के वजह से, इन क्लोजेस जो क्लोजेस हैं इनकी वजह से, तो वो कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो रीलेट नहीं कर सकता. उसने ले लिया, इविक्ट करा लिया टेनेंट से, अब वो रीलेट नहीं कर सकता. कब तक रीलेट नहीं कर सकता? एक बार इन ग्राउंड्स पे इविक्ट कराने के लिए कराने के बाद तो 2 साल तक वो रीलेट नहीं कर सकता. नेक्स्ट पे आते हैं, इफ द अकोमोडेशन वाज लेट टू ए टेनेंट फॉर यूज as a residence by reason of his being in service or employment of the landlord and that tenant has ceased to be in such service or employment, then which of the following is perfect. यानी कि अगर अकोमोडेशन जो है वो टेनेंट को दिया गया था उसके यूज़ के लिए कि रेजिडेंस के लिए कर ले, बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की सर्विस में था या एम्प्लॉयमेंट में था, और टेनेंट जो था वो सीज हो जाता है, उसकी सर्विस या एम्प्लॉयमेंट में अब नहीं रहता है, तो क्या होगा? इसी वो क्योंकि वो सर्विस नहीं करता तो ये क्या काफ़ी है उसको जो टेनेंट से निकाल देने के लिए, किराएदार को बाहर निकाल देने के लिए. इसी ग्राउंड नहीं है एविक्शन का. ग्राउंड फॉर एविक्शन शैल नॉट बी अवेलेबल इफ एनी डिस्प्यूट एज टू वेदर द टेनेंट हैज सीज टू बी इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड इज पेंडिंग बिफोर एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. तो अगर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच में कभी रह रहा है, कोई ग्राउंड रह रहा है, तो उस केस में वो बाहर नहीं निकाल सकता है उसको. इसका ऑप्शन ये परफेक्ट ये है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल ग्राउंड फॉर एविक्शन. तो इसमें से कौन सा ग्राउंड जो है वो लीगल नहीं है एविक्शन के लिए? टेनेंट हैज बिल्ड अप एक्वायर्ड वैकेंट पोजेशन ऑफ और हैज बीन अलॉटेड एन अकोमोडेशन सुटेबल फॉर हिज रेजिडेंट. तो या तो उसने किसी को अलॉट कर दिया है या कुछ बिल्डअप कर लिया है, तो कह रहे हैं कि ये लीगल ग्राउंड है एविक्शन का. हाँ. टेनेंट हैज कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया अकोमोडेशन को, ठीक है, निकाल दो, ठीक है. फिर लैंडलॉर्ड डिजायर्स टू इंक्रीज द रेंट बीइंग पेड बाय टेनेंट एंड टेनेंट रिफ्यूज टू सच इंक्रीज, ये हमने कल भी करा था, ये ऑप्शन ठीक नहीं है ना. आगे वाला भी देख लेते हैं. टेनेंट हैज बीन कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग द बिल्डिंग और अलाउइंग द बिल्डिंग टू बी यूज्ड फॉर इमोरल और इलीगल पर्पसेस. तो उसको इस ग्राउंड पे निकाल सकते हैं. तो इस ग्राउंड पे नहीं निकाल सकते कि भाई वो रेंट देने के लिए मना कर रहा है, बड़ा हुआ रेंट देने के लिए मना कर रहा है, इस ग्राउंड पे हम नहीं निकाल सकते उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन ऑफ चैप्टर 3A ऑफ एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, अगेंस्ट एन ऑर्डर पास बाय रेंट अथॉरिटी. तो फिर ये कहाँ जाएगा? अपील लाई होगी, नहीं होएगी, रिवीजन होएगा, अपील और रिवीजन दोनों हो सकता है. ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इस केस इसमें सिर्फ रिवीजन होगा चैप्टर 3A. ये पहले भी हमने किया है. ऑन ट्रांसफर फॉर हिज बेनिफिट एन अनबोर्न पर्सन रिक्वायर्स वेस्टेड इंटरेस्ट. तो जब अनबोर्न पर्सन को कोई जो है ट्रांसफ़र हुआ था उसके बेनिफिट के लिए, तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट कब एक्वायर करेगा? उसके जन्म के साथ ही एक्वायर कर लेता है. ऑप्शन है इसका पहले वाला ही करेक्ट, ठीक है. सेक्शन 20, 1 हफ्ता 12 दिन, नो सच प्रोविजन, ऐसा कुछ नहीं है. फिर देखो, वेर immovable property is transferred for consideration by persons having distinct interest therein, but their interest in the property are of equal value. जो इंटरेस्ट है उनके सेम वैल्यू के लिए हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो डिफरेंट है. तो ट्रांसफरर क्या करेगा? एंटाइटल टू गेट इक्वल शेयर इन द कंसिडरेशन, इक्वल शेयर लेगा.
अनइक्वल शेयर लेगा कंसिडरेशन में, गेट इक्वल शेयर सब्जेक्ट टू फर्दर ट्रांसफर इन फ्यूचर, किस तरीके से उसको मिलेगा, तो कह रहे हैं एंटाइटल टू गेट इक्वल शेयर मिलेगा उसे कंसिडरेशन में। रूल्स ऑफ लीज पेंडेंस इज एप्लीकेबल टू सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो लीज पेंडेंस का जो रूल है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो सूट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो सूट्स होते हैं उसमें एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं होता, तो इसका ऑप्शन है हाँ होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लीज पेंडेंस कहाँ है हमारा, लीज पेंडेंस हमारा सेक्शन 52 में टीपीए में। इन केस ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी द सेलर इज, तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के केस में सेलर एंटाइटल नहीं है रेंट्स एंड प्रॉफिट्स के लिए, एंटाइटल टू रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप देयर ऑफ पास्ड बाय द बायर। जब तक जो है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती तब तक उसको सेलर को क्या मिलेगा, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स मिलेंगे, रेंट्स एंड प्रॉफिट हमेशा मिलेंगे। इसमें सही उत्तर नहीं, जब तक उसका जो ट्रांसफर ओनरशिप नहीं होती सेलर, तब तक उसे जो है ओनरशिप की जब तक ट्रांसफर उसने बायर को नहीं करी है तब तक उसके पास रेंट एंड प्रॉफिट रह सकते हैं। इन केस ऑफ यूसुफैक्चरी मॉर्गेज द mortgagee is placed in possession and has a right to receive the rents and other profit। तो कब तक लेगा वो प्रॉफिट, ये हमें अच्छे से पता है, टिल द मॉर्गेज मनी इज पे, जब तक मॉर्गेज मनी पे नहीं होती तब तक वो बेनिफिट लेगा। A right to obtain a decree from the court that the mortgagor shall be absolutely debarred of his right to redeem the mortgage property is called। कह रहे हैं कि एक राइट ऐसा है टू obtain a decree from the court that the mortgagor shall be absolutely debarred, कि उसको absolutely debar कर देंगे उसके राइट से रिडीम करने से, उसको क्या बोलेंगे, राइट फॉर फोरक्लोजर, राइट फॉर क्लेम, राइट ऑफ रिडम्पशन, राइट फॉर सेल। फटाफट बताओ, बहुत ही सिंपल सा है, राइट फॉर फोरक्लोजर, राइट ऑफ फोरक्लोजर सेक्शन 67। ठीक है, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी डिटरमाइंस, कल भी किया था, बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम लिमिटेड देयर बाय इम्प्लाइड सरेंडर, by happening of such event where the interest of lessor in the property terminates on the happenings of that event or when the lessee becomes insolvent। लीज ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमाइंस, तो ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर आ जाती हैं, यहाँ आना चाहिए था लीज ऑफ प्रॉपर्टी डिटरमाइंस, क्या नहीं करती, ऐसा होना चाहिए था। तो जब लीज बिकम इंसॉल्वेंट तो ये चीज़ डिटरमाइन नहीं करती, ये सब करते हैं, इससे थ्रू होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। इन केस ऑफ ए गिफ्ट इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, तो अगर डोनी पहले ही डेथ हो जाती है उसकी तो गिफ्ट जो होगा वो वॉइड हो जाता है। हम बार बार पढ़ रहे हैं सेक्शन 122। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हैज़ नो रिलेशन विद, तो ये भी पड़ा हुआ है, एयर लाइट वाटर, इनमें से किसी से भी कोई रिलेशन नहीं रखती, तो ऑप्शन ये वाला सही है, किसी से भी रिलेशनशिप नहीं रखती। फ्रॉडलेंट ट्रांसफर क्या होते हैं, वॉइडेबल, वॉइड, इमोरल या इलीगल। तो फ्रॉडलेंट की बात है, हमें फ्रॉड जो होता है वो वॉइडेबल होता है। सेल इज ए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड, प्रोमिस्ड, पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस्ड, ये ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव कैसी भी हो सकती है, प्राइस पहले पे कर दो, प्रोमिस कर दो, या आधी पे कर दी आधी प्रोमिस कर दी। X transfer ₹5,000 to Y on condition that he shall marry with the consent of A, B and C. Y married without the consent of A, B and C but obtains their consent after the marriage। तो देखो यहाँ पर कह रहे हैं पहले तो शादी कर ली फिर कंसेंट लेने गया, तो अब क्या होगा, वाई ने फुलफिल कर दी कंडीशन या नहीं करी, या सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद, या इनमें से कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसने फुलफिल नहीं करी क्योंकि कंडीशन ये थी कि उनकी परमिशन से शादी करेगा, तो शादी उनकी परमिशन से तो नहीं करी, तो उसने कंडीशन फुलफिल नहीं करी। ए कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय माइनर इज, तो हमें से अच्छे पता है वॉइड एब इनिशियो होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, है ना, माइनर के साथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, ये करेक्ट है, नहीं, कंसिडरेशन तो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, तो ये वाले ऑप्शन कह रहे हैं कंसिडरेशन ओनली भी प्रेजेंट, नो फ्यूचर नो, तीनों हो सकते हैं। ठीक है, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। फटाफट बताओ, ठीक है ना, यही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेंडर क्या है, ये भी हमें अच्छे से पता है। टेंडर क्या होता है, टेंडर होता है इनविटेशन टू ऑफर। क्या होता है टेंडर, इनविटेशन टू ऑफर। रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या लॉ। रीजनेबल टाइम की हमें जो है परफॉर्म करना है, तो ये फैक्ट का होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं 52 पे। ए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रस्ट्रेटेड, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा कब, बाय कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, बाय इम्पोजिशन ऑफ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते, सब्जेक्ट मैटर जो है कॉन्ट्रैक्ट का डिस्ट्रक्ट हो गया तो क्या करें, फिर कुछ हो नहीं सकता, फ्रस्ट्रेटेड हो गया कॉन्ट्रैक्ट।
ये डेथ और इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टी व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ पर्सनल सर्विस तो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ये कोई वजह नहीं होती जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेटेड मान लिया जाए। सेक्शन बताना जरा क्या है फ्रस्ट्रेशन का, नीचे लिख के बताइएगा। एक्स प्रोमिसेस टू मेक ए स्कल्पचर फॉर वाई, ठीक है, एक्स प्रॉमिस करता है कि मैं वाई को कि मैं आपका स्कल्पचर बनाऊंगा, तो एक्स का सन उसको परफॉर्म कर सकता है प्रॉमिस को। एक्स हैज़ टू परफॉर्म द प्रॉमिस पर्सनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब अपनी कोई स्किल है वो आप किसी को कैसे दे सकते हो, है ना, तो कह रहे हैं कि अपने आप ही प्रॉमिस को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। एक्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है वाई के साथ, जिसके लिए जो फॉर विच वाई इज गिल्टी, जिसमें कि वाई जो है फ्रॉड का गिल्टी है, तो एक्स क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, बट कैन नॉट रिकवर डैमेज, ओनली रिकवर डैमेजेस, सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन रिकवर द डैमेजेस ऑल्सो। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये है, वॉइडेबल है ना उसके बिहाफ पे। When a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract। तो उसे क्या मिलेगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया किसी पार्टी ने, तो जिसको ब्रीच की वजह से जो सफ़र करना पड़ा, तो क्या होगा फिर उसको कौन सी डैमेज मिलेगी, उसको मिलेगी कंपेंसेटरी डैमेजेस। एन एजेंट कैन बी अपॉइंटेड बाय, तो एजेंट कौन अपॉइंट कर सकता है, माइनर ऑफ साउंड माइंड, मेजर ऑफ साउंड माइंड, एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड, एनी मेजर ऑफ साउंड और अनसाउंड माइंड। तो सच्ची से पता है, फटाफट बता दो, मेजर साउंड माइंड। इन ए प्लेज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स कंटिन्यूड इन प्लेजर, प्लेजर के पास रहती है ओनरशिप। ट्रांसफर टू प्लेजी, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू प्लेजी अंडर एनी सर्कमस्टांसिस, कैन नॉट कंटिन्यू विथ प्लेजर अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। बहुत सिंपल है, प्लेजर के पास ही रहेगी ओनरशिप थोड़ी ना ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नोविकेशन का मतलब क्या होता है, पहले नोविकेशन का सेक्शन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है 62। इसका क्या मतलब होता है, नोवेशन माने होता है जो है न्यूनेस आना, कॉन्ट्रैक्ट में न्यूनेस आना, नोवेशन माने न्यूनेस होता है। तो सब्सटीट्यूशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है नोवेशन का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे जुडिशरी एग्जाम्स के लिए। इफ द होल्डर ऑफ सर्विस लैंड डाइज, रिजाइन्स और इज लॉफुली डिसमिस, जो होल्डर ऑफ सर्विस लैंड है वो मर जाता है, रिजाइन हो जाता है या फिर लॉफुली डिसमिस होता है, तो लैंड कहाँ जाएगी, सर्वाइवरशिप के पास, सक्सेसर इन ऑफिस के अग्रीमेंट के बाद या पट्टा के पास। तो इसका सही ऑप्शन है सक्सेसर इन ऑफिस के पास जाएगी रेवेन्यू कोड के अकॉर्डिंग। तो रेवेन्यू ऑफिसर फला जो ऑप्शन दिए में से रेवेन्यू ऑफिसर कौन नहीं है, कलेक्टर, कमिश्नर, सुप्रिटेंडेंट, प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये हम पहले भी कर चुके हैं। एग्रीकल्चर मीन्स, ये एग्रीकल्चर, ये हम बार बार करते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है, 1 डे ऑफ जुलाई से एग्रीकल्चर ईयर जो है शुरू होता है। अंडर सेक्शन 44 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड एन अपील फ्रॉम द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, तो कमिश्नर के ओरिजिनल ऑर्डर की जो अपील है वो कहाँ जाएगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएगी, सेक्शन 44। अंडर सेक्शन 50 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड नो एप्लीकेशन फॉर रिवीजन शैल बी एंटरटेन्ड बाय कमिश्नर और सेटलमेंट कमिश्नर और कलेक्टर और सेटलमेंट ऑफिसर एज अ केस में बी अनलेस प्रिस्क्राइब्ड विद इन, जब तक इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आती नहीं है, अगर कोई उसके बाद आती है तो फिर एंटरटेन नहीं होएगी जो भी एप्लीकेशन लेकर आएंगे रिवीजन के लिए। तो क्या टाइम पीरियड बता रहे हैं, 30 दिन, 45 डेज मतलब 45 दिन, 60 डेज या 75 डेज फ्रॉम दैट ऑफ द ऑर्डर। तो उसका सही उत्तर आएगा 60 डेज के अंदर अंदर आ जानी चाहिए अपील, सेक्शन 50 50 60 याद रख लेना, ऐसे याद रख लेना, 50 में कहा कितने 60 डेज के जो टाइम पीरियड दिया है 50 60 है ना। फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन रिव्यू वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर इन एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन रिव्यू, अगर रिव्यू है वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर में कोई ऑर्डर जो है पास किया जाता है तो एंड ओनली रिट पिटिशन जो है हाई कोर्ट के पास जाएगी, रिव्यू ऑर्डर इन फाइनल रिवीजन जाएगा, या अपील लाइज एज इन केस ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। तो इसका सही उत्तर है अपील लाइज एज इन केस ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, ऐसे जाएगी अपील। ऑन हिज डेथ द इंटरेस्ट ऑफ भूस्वामी शैल नॉट पास, तो इंटरेस्ट जो है वो भूस्वामी के कैसे नहीं जाएंगे, अग्रीमेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, ये ध्यान रखना, बाकी जा सकते हैं। ऑल रेवेन्यू ऑफिसर्स इन ए डिवीजन शैल बी सबॉर्डिनेट टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक जो डिवीजन है वहाँ पर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे वो किसके अंडर काम करते हैं, कमिश्नर के अंदर अंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेयर अ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट ओनरशिप इन ऑल लैंड, सच डिस्प्यूट शैल बी डिसाइडेड बाय, तो कौन इनको डिस्प्यूट को जो डिसाइड करेगा, तो इसका जो होगा वो सब डिविजनल, सेक्शन देखो 57 सब सेक्शन 1 है, सब डिविजनल ऑफिसर की बात हो रही है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लरिकल एरर्स विच हैव बीन मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मेड एनी टाइम बी करेक्टेड और कॉज टू बी करेक्टेड बाय। तो क्लरिकल एरर को कौन ठीक कर सकता है, ये हमने बार बार पढ़ा है, सब डिविजनल ऑफिसर सेक्शन 113। एन पर्सन अग्रीड बाय एनी एंट्री, जो वजीबुल अर्ज में कुछ गलत हो गया तो वो सूट के लिए जो है कैंसिल या मॉडिफाइड करने के लिए क्या कब तक जो है वो एनी पर्सन अग्रीड बाय एनी एंट्री मेड इन वजीबुल अर्ज में इंस्टीट्यूट सूट इन सिविल कोड, कब जो है वो कितने दिनों के अंदर सूट जो है वो इंस्टीट्यूट कर सकता है इस गलत एंट्री को कैंसिल करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका 1 साल के अंदर अंदर वो कर सकता है। द फॉलोइंग शैल बी डीम्ड टू बी ए लीज ऑफ द लैंड, इनमें से लीज ऑफ लैंड में क्या आएगा? ग्रांट ऑफ राइट merely to cut grass नहीं, to graze cattle नहीं, any agreement whereby a person cultivate and land of भूस्वामी on condition of his giving a specified share of the produce of the land to the भूस्वामी। जी हाँ, यही आएगा। लीज का मतलब ये होता है पट्टे पे। ए डिक्री में भी एग्जीक्यूटेड, तो डिक्री एग्जीक्यूट कैसे हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड by the court which passed the decree by any other court to which a decree has been sent for execution। both statements are correct, both statements are incorrect। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, क्योंकि जो डिक्री जिसके पास भेजी जाती है, जिन कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेजी जाती है, वो भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और जिन्होंने डिक्री पास करी है वो भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एनी ऑब्जेक्शन ऑफ इंटेरोगेटरीज में बी टेकन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज, तो ऑब्जेक्शन जो है इंटेरोगेटरी के वो किस ग्राउंड पे लिए जा सकते हैं? तो इरेलीवेंट है भाई, इस वजह से इस ग्राउंड पे लिया जा सकता है ऑब्जेक्शन। स्कैंडलस है, नॉट एग्जिबिटेड बोनाफाइड, सभी ग्राउंड्स पे ऑब्जेक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं। डिक्री प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, फर्स्ट प्राइमरी देन फाइनल, या कुछ कैसी भी हो सकती है, प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। इसका ऑप्शन है डी, और 2D जो है वो हमारा डिक्री का जो है सही आंसर है 2, और 2D का मतलब 2 इसका जो है सही उत्तर है हमारा। जो डिक्री जहाँ पर इंक्लूड की गई है, डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और डिक्री फाइनल भी हो सकती है। मोहन रिसाइडिंग इन मुंबई बीट सोहन इन दिल्ली, तो मोहन रहता तो मुंबई में है, पीटता सोहन को दिल्ली में है, तो कहाँ पर सोहन जो है मोहन को सू करेगा? मुंबई में, दिल्ली में, या दिल्ली मुंबई दोनों में से कहीं पर भी? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली या मुंबई दोनों में कहीं पर भी वो जो है उसे सू कर सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई टू सूट्स ओनली, execution proceedings only, arbitration proceeding only, suits as well as executing proceeding। तो इसका ऑप्शन है डी, सूट में भी और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फाइलिंग द रिटन स्टेटमेंट विद इन 30 days, डिफेंडेंट 30 दिन के अंदर अंदर जो है नहीं फाइल कर पाता रिटन स्टेटमेंट, तो डिफेंडेंट कैन बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन। तो कब तक जो है वो उसको कहते हैं भाई मेरा रीज़न था इस वजह से नहीं आया, तो उसको और कितने टाइम जो है दिया जा सकता है? तो 90 days। द डिफेंडेंट कैन बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग विच शैल नॉट बी लेटर देन 90 days, ज़्यादा डेज नहीं होने चाहिए। द प्लेन शैल बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट अंडर ऑर्डर 7 Rule 11 Clause E ऑफ CPC इफ इट इज़ नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, क्वाड्रिप्लीकेट या 5 कॉपीज। तो सबको पता है कि अगर डुप्लीकेट में नहीं होती तो रिजेक्ट हो जाती है। प्लीडिंग का मतलब प्लेंट है, रिटन स्टेटमेंट है, या प्लेंट रिटन स्टेटमेंट दोनों है, या प्लेंट रिटन स्टेटमेंट एक नई बात दिखा रहे हैं, रेप्लीकेशन भी नहीं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट है। एन एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड ऑन द ग्राउंड, तो किन ग्राउंड पे एक्स पार्टी डिक्री को जो है सेट असाइड किया जा सकता है? समन्स वर नॉट डली सर्व, तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका। फिर भी देख लेते हैं। नॉन अपेयरेंस ऑफ डिफेंडेंट्स एज कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फाइल विद प्लेंट वर नॉट प्रोवाइडेड टू डिफेंडेंट, नहीं, डिफेंडेंट रिफ्यूज टू रिसीव द समन्स एंड देयर आफ्टर नो फ्रेश, तो इसको सेट असाइड नहीं कर सकते, उसने तो खुद रिफ्यूज करा। एन एक्स पार्टी डिग्री कैन नॉट बी सेट असाइड अंडर, ये तो गलत है, समन्स को वो कहते हैं मुझे नहीं सर्व हुए थे, तो ये बात क्या है कि वो एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करा सकता है, मतलब एक तरफा डिग्री को सेट असाइड कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स विच आर मेंट फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ द अदर पार्टी और मेंट फॉर रिफ्रेशिंग द मेमोरी ऑफ द विटनेस में बी प्रोड्यूस, तो जो रिफ्रेशिंग के लिए, मेमोरी के लिए विटनेस के थे या फिर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस के थे, तो वो कब प्रोड्यूस होंगे? एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, आफ्टर द सेटलमेंट, एंड एनी टाइम व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। तो उसका ऑप्शन ये है जब भी रिक्वायर्ड होगा तभी वो जो है डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, मे बी प्रोड्यूस्ड। प्लीडिंग्स कैन बी अमेंडेड, तो प्लीडिंग कब अमेंड किए जा सकते हैं? बिफोर द ट्रायल कोर्ट, बिफोर द फर्स्ट अपैलेट कोर्ट, बिफोर आइदर द ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपैलेट कोर्ट और सेकंड अपैलेट कोर्ट, तो इसका सही उत्तर सी है।
पीरियड ऑफ डिटेंशन इन सिविल इम्प्रिजनमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोबिडेंस और ब्रीच ऑफ एनी इंजंक्शन। तो कोई इंजंक्शन अगर ब्रीच करता है कोई व्यक्ति या डिसोबिडेंस करता है तो उस केस में सिविल इम्प्रिजनमेंट का पीरियड जो होगा कितना होगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल। तो इसका सही उत्तर है, बहुत ध्यान से करना, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ का उत्तर देना, 3 महीना। ए जजमेंट पास बाय कोर्ट कैन बी रिव्यूड बाय। तो अगर जो है कोर्ट जजमेंट पास करती है तो उसको रिव्यू करने का अधिकार किसके पास होता है? मैंने कल भी आपको बताया था 114, 115 है ना, रेफ, रिव्यू, है ना, ये सारे हैं यहाँ पर जो है शुरू होते हैं, रेफ, रिव्यू, रिवीजन, तीनों इकट्ठे ही डले हुए हैं सेक्शन और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो रेफरेंस करने का जो अधिकार होता है वो अधिकार होता है सेक्शन 114 के अंदर, और जब कोर्ट जो पास करती है जजमेंट उनके पास जो है रिव्यू करने का अधिकार होता है। और रेफरेंस करने का अधिकार हमें पता है कहाँ जाता है, रेफरेंस कौन कर सकता है? रिव्यू और रिवीजन। तो रेफ, रिव्यू, रिवीजन मैंने आपको कहा था। तो रेफ जो है 113 से शुरू होते हैं, रेफ, रिव्यू और रिवीजन। तो रिव्यू करने का अधिकार कहाँ है? 114 में, और रिवीजन का 115 में, और रेफरेंस का अधिकार है 113 में। इसको भूलना मत, रेफ, रिव्यू, रिवीजन। अब आता है कैविएट। तो कैविएट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैविएट कौन से सेक्शन में है? 148A में है, और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कैविएट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स। तो कितने दिन की एक्सपायरी के बाद कैविएट जो इन फोर्स में नहीं रहेगी? तो कैविएट 90 डेज के बाद नहीं रहती है, एक्सपायर हो जाती है। एक्स finds 1000 rupees note on the public road. He does not know to whom the note belongs. X pick up the note. Here X has, तो X को 1000 रुपये का नोट मिलता है पब्लिक रोड पे, उसको पता नहीं कि किसका है, पिकअप करता है उसको। और यहाँ पर X ने क्या किया? कोई ऑफेंस नहीं कमिट करा, डिसोनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया, रोबरी किया, थेफ्ट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा आता है। उसने कोई ऑफेंस नहीं, क्योंकि उसको नहीं पता था भाई किसका नोट है। एज ऑफ माइनर फॉर किडनैपिंग शुड बी। तो जो माइनर किडनैपिंग का जो है, माइनर की किडनैपिंग 2 तरीके से होती है, पता है ना। एक तो माइनर की किडनैपिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो उसकी एज क्या बताइए? अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ ए मेल, एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इफ ए फीमेल, है ना। ये हमने पहले भी किया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। X and Y both go to murder Z. X stood on guard with a spear in hand but did not hit Z at all. Y killed Z. तो यहाँ पर क्या होगा? मारा किसने? Y ने। गए दोनों थे, वो X जो है गार्ड कर बना रहा भाले लेके हाथ में। तो इसमें यहाँ पर कौन होगा? X and both are liable for murder, क्योंकि मैंसरिया है यहाँ पे। इफ द ऑफेंस बी पनिशेबल विद फाइन ओनली, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। सिर्फ फाइन था उसका जो पनिशमेंट था, और अगर फाइन नहीं दिया जाता तो फिर इम्प्रिजनमेंट कितना रहेगा? दिस हैज़ टू बी सिंपल होना चाहिए। X is at work with hatchet. The head of hatchet files off and kills a man Y who was stand by. हैथिच पे काम कर रहा था, वो गिर जाता है और एक व्यक्ति मर जाता है। Here if there is no want of proper caution on the part of X has act is, तो एक्सक्यूजेबल है, कोई ऑफेंस नहीं किया उसने, ये नोट एक्सक्यूजेबल है। तो एक्सक्यूजेबल है एंड नोट एन ऑफेंस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइए, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो ये किस पे, कहाँ पे? दोनों पे है, हमें पता है। जब हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो बॉडी का भी होता है और प्रॉपर्टी का भी होता है। तो ये शुरुआत कब होती है? commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence, and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues. ठीक है ये। commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offence, and it continues even after that apprehension ceases. देखो यहाँ से एप्रीहेंशन चला गया, फिर भी उसके बाद किसी को मारते हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जब तक रहेगा एप्रीहेंशन तब तक है। commences only when the assault is actually done, नहीं, अगर रहेगा एप्रीहेंशन है तब भी। commences only when the assault is actually done and continues even after the assailant has left, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक वो रहेगा तब तक वो कर सकता है। फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? 2 होने जरूरी हैं, तभी तो अपने आप से नहीं कर सकता, 2 लोग कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। सेक्शन 120A। असोल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय। तो किन से असोल्ट नहीं हो सकता? मेयर वर्ड, जेस्चर, प्रिपरेशन, इन दोनों से तो हो सकता है, सिर्फ शब्दों से असोल्ट नहीं हो सकता। रोबरी इज डेकोइटी ऑफ कमिटेड कंजॉइंड विद। तो रोबरी जो है डेकोइटी कब बनती है? लूट जो है डकैती तब बनती है जब इसमें जब पर्सन्स की बात हुई है। पर्सन्स चेंज है बस। डेकोइटी और रोबरी में क्या है? डेकोइटी में 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए।
फॉर एन अनलॉफुल असेंबली द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, तो अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने लोग चाहिए? 5, ठीक है। और डेकोइटी के लिए भी जब बात करी तो 5 या 5 से ज़्यादा लोग। X knows that Y is suffering from a disease in his head and also knows that if a blow is given to Y on his head, it is likely to cause his death. ये हमने पहले भी किया था, उसे लगता है कि भाई ये मगर मैंने इसके यहाँ मारा तो इसकी जो डेथ हो जाएगी, और फिर भी मारता है तो उसका मतलब वो गिल्टी ऑफ मर्डर है। और 300 का हमारा ये हमारा सबसेक्शन 4। X insert his hand into the pocket of Z। अब बता, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ी पर मुझे पता है जरूर अटेम्प्ट टू थेफ्ट होगा क्योंकि हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं। X insert his hand into the pocket of Z but the pocket was empty। तो उसने क्या किया? अटेम्प्ट टू थेफ्ट करा। तो इतना हमने प्रैक्टिस कर ली है ना, थोड़ा सा पढ़ के भी समझ में आ जाता है कि ये वही वाला इलस्ट्रेशन है। 511 Two young ladies X and Y fight with each other. X knowingly herself to be likely permanently disfigures Y's face. She inflicts injury with the blade on the face of Y, leaving permanently ugly scar on the cheek of Y. Here X is guilty of causing। तो उसने क्या किया? ब्लेड से उसको मार दिया। तो ये क्या किया है उसने? तो उसने तो भाई बड़ा ही जो है ग्रीवियस हर्ट किया डेंजरस वेपन से, ठीक है। अब आता है 98। When the injury is intentional and sufficient to cause death in the ordinary course of nature and death follow, the offenses। तो कह रहे हैं कि उसने इंजरी जो की है वो इंटेंशनल थी, सफिशिएंट कोर्स था डेथ का, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ हो जाती है, तो ऑफेंस क्या होता है? ऑफेंस हो गया मर्डर। इन ए कॉग्निजेबल केस द पुलिस विल हैव पावर टू, कॉग्निजेबल केस में पुलिस के पास पावर होगी इन्वेस्टिगेट करने की, एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इन्वेस्टिगेट इन पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। इन्वेस्टिगेटिंग इंक्लूडिंग द पावर द अरेस्ट विदाउट वारंट कॉग्निजेबल केस में। इसका ऑप्शन जो है वो है 156। फिर आता है परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय अ। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में कौन परमिशन देता है इन्वेस्टिगेट करने का? तो भाई इसमें मैं दे भी ना देख रहे थे, मजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिस्डिक्शन होता है कोर्ट ट्राई करने का, वो देते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में केस को ट्रायल करने का जो अधिकार, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया आज का हमारा जो पेपर था सॉल्व। तो नेक्स्ट जो हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप